नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। 3 हो गया ना भाई, कितनी बार लिखोगे? अजीब आदमी हो तुम यार। क्वेश्चन नंबर 4, जैसे मान लीजिए कभी आपसे किसी ने पूछा सम ऑफ द कोफिशिएंट्स in the expansion of x plus 2y का होल स्क्वायर। आंसर सॉल्व करो, कॉपी में आराम से लिखो, आनंद तसल्ली से, भावुक मत हुआ करो। दूसरे लोग करना ही बंद कर देते हैं पहला आंसर सुन के। इतना सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो ऐसी चीज मैंने लिखी है जिसका स्क्वायर आप लिख सकते हो। एक्चुअल में क्या लिखेंगे? स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 4y स्क्वायर है। सम ऑफ द कोफिशिएंट्स is 1 plus 4 plus 4, it's 9. Note that यदि किसी ने इसमें सम ऑफ द बाइनोमियल कोफिशिएंट पूछा होता, इफ सम ऑफ binomial coefficients were asked, सुन रहे हो क्या? अगर सम ऑफ द बाइनोमियल कोफिशिएंट पूछा होता तो आंसर 2c0 प्लस 2c1 प्लस 2c2 विच इज नथिंग बट 2 raised to the power 2 विच इज 4। ये ध्यान रहे। इस क्वेश्चन को लेने का पर्पस सिर्फ इतना सही है, बस एक ही है इस क्वेश्चन को लेने का पर्पस। दीज आर कॉल्ड कोफिशिएंट्स एंड दीज आर कॉल्ड बाइनोमियल कोफिशिएंट्स। NC0, NC1, NC2, NC3 आर बाइनोमियल कोफिशिएंट्स एंड ये कोफिशिएंट्स। बस इतना सा अंतर है, ठीक है। अगर सिर्फ बाइनोमियल कोफिशिएंट पूछा जाएगा तो आंसर हमेशा 2 raised to the power इंडेक्स है। आंसर इज ऑलवेज 2 raised to the power इंडेक्स अगर बाइनोमियल कोफिशिएंट पूछा। लेकिन अगर कोफिशिएंट पूछा जा रहा है तो फिर ये अलग चीज होगी। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? x प्लस वाई रेज टू द पावर n के लिए, x प्लस वाई रेज टू द पावर n के लिए सम ऑफ द कोफिशिएंट और सम ऑफ द बाइनोमियल कोफिशिएंट एक ही बात है। इसमें कोफिशिएंट अलग पता है क्यों हुई? क्योंकि 2y था। अगर ये x प्लस वाई होता तो इसका एक्सपेंशन क्या होता? एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस सम ऑफ द कोफिशिएंट 4 ही होता। नहीं समझ में आ रहा है। अंतर किसकी वजह से है? x की वजह से कि 2y की वजह से? क्योंकि y की जगह 2y लिखा हुआ है। कुछ तो चमक रहा होगा। y की जगह यहाँ पे 2y लिखा हुआ है तो 2y मल्टीप्लाई होते हैं, तो फिर जो पहले सिर्फ y के साथ में 1 आने वाले थे उनकी जगह 2 आ जाते हैं। तो इसलिए कोफिशिएंट अलग हो गए और बाइनोमियल कोफिशिएंट अलग हो गए। क्लियर है? जैसे मान लीजिए कभी मेरे से किसी ने पूछा क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द सम ऑफ द कोफिशिएंट्स, find the sum of the coefficients in the expansion of x plus 2y minus z raised to the power 5. x plus 2y minus z raised to the power 5. इसके एक्सपेंशन में फिर हमसे सम ऑफ द कोफिशिएंट पूछ लिया।
फिर हम थोड़ी देर तक तो गाली दे रहे थे, क्या पढ़ाते कुछ और है पूछते कुछ और है, साला पढ़ाया 2 का था पूछा 3 का। ये तो बहुत ही नाइंसाफी है भाई साहब, ऐसा थोड़ी होता है। हैं एक तरह के लोग जो बहुत ही मेहनती है वो तो क्या करेंगे, इसे 5 बार लिख लेंगे, गेलों की तरह मल्टीप्लाई करेंगे, 3-4 दिन मल्टीप्लाई हो जाएगा, पूरा सामान तैयार हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या कर कॉफिशिएंट चुरा चुरा के उनको ऐड कर लेंगे। अच्छा क्या मैं ये बता सकता हूँ कि नंबर ऑफ डिसिमिलर टर्म्स कितनी होगी इसमें जब इसका एक्सपेंशन किया जाएगा? तो बोलो आराम से, घबराओ मत, मार नहीं दूंगा मैं तुम्हें जान से, अच्छा आदमी हूं मैं, टेंशन मत आया करो। यार तो हर चीज कॉपी पेन पे नहीं करनी होती है ना। अच्छा आंसर ही बोल दे डायरेक्ट, पहले वो तो बोल देती सीवी में जो भी होता। तो 24 मुझे इसलिए अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि मुझे ऐसा लग नहीं रहा कि 24 किसी की सी की वैल्यू होती है, मतलब 8C2 या 5C2 या 6C2, इसलिए मेरे को फील नहीं आ रही 24 सुन के, क्योंकि किसी की C2 की वैल्यू होती नहीं है 24। आपने क्या निकाला मुझे पता नहीं है, वैसे क्या निकाला वैसे आपने? और अराउंड ठीक 3 टर्म्स आएंगी इसके एक्सपेंशन में। शर्म कर, ऊपर वाले से डर भाई। पंद्रह नहीं पता मेरे को, पहले एनसीआर में बोल। 7C2 वैल्यू 15 नहीं होती भाई। हाँ तू 15 कहां से लाया है? 15 भी किसी की सी की वैल्यू नहीं है भाई। अच्छा अच्छा 5 तो या 15 और मुंगरी लार तुमने एपिक कहते हैं, एपिक लेजेंड तो पुराना हो चुका है, एपिक 5 3 5 बैगर्स मेथड। 5 आइडेंटिकल कॉइन 3 भिखारी में बांटने, 5 + 3 - 1 C3 - 1 कितना हुआ? 7C2। 21 टर्म्स आएंगी इसमें, तो वो 21 टर्म निकालने का जब कॉफिशिएंट जोड़ोगे तब आके आपका आंसर आएगा। लेकिन मैं इतना क्यों करूं? अब आप एक बात बताओ, सुनो इस एक्सपेंशन को देखो ध्यान से, इनमें कॉफिशिएंट कौन है? 1 4 4। अगर मैं x और y दोनों की जगह 1 1 रख देता तो बचता ही 9, कॉफिशिएंट ही बचता। नहीं समझ में आ रहा, क्या बचता? तो यही रख दो, x और y की जगह अगर तुम 1 रखना है तो 1 + 2 3 3 का स्क्वायर 9, दैट्स द आंसर। अगर मैं ये सारी चीजें छुपा लूं x और y तो कॉफिशिएंट तो दिखेंगे भैया, हैं? अगर मुझे सम ऑफ द कॉफिशिएंट निकालना है इस एक्सपेंशन में तो x y और z की जगह क्या रख दूंगा? पुट x = y = z = 1 जुम जुम झाक, जल्दी बोलो। 2 की पावर 5 यानी कि 32 आंसर है। हैं? अच्छा ये जो x y z जितनी भी चीजें आप 1 रखने वाले हो, आप अपने शब्दों में लिख भी सकते हो अपनी कॉपी के अंदर अगर लिखना चाहो। ये टेक्नोलॉजी सिर्फ तभी काम आएगी जब सम ऑफ द कॉफिशिएंट पूछा जाएगा, हैं? दिस ऑब्जर्वेशन वर्क्स ओनली व्हेन सम ऑफ द कॉफिशिएंट इज आस्क्ड। अगर सम ऑफ द बाइनोमियल कॉफिशिएंट पूछ लिया जाए तो ये काम नहीं आएगा, सॉरी। इन केस ऑफ बाइनोमियल मतलब 2 टर्म के कॉफिशिएंट पूछा जाए तब तो आंसर 2 इंडेक्स है सीधा सीधा। इस केस में अगर बाइनोमियल कॉफिशिएंट्स का सम पूछा गया तो मेहनत थोड़ी ज्यादा हो जाएगी, थोड़ी नहीं बहुत ज्यादा हो जाएगी, मतलब तो पूछेगा ही नहीं कोई। इस केस में सिर्फ सम ऑफ द कॉफिशिएंट ही पूछेगा, जो कि अपन सबकी जगह सारे उनकी जगह 1 1 1 रख के निकाल सकते हैं। आपको ये लॉजिक समझ में आया कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि अगर मैं x और y की जगह इनमें 1 रख देता हूँ तो बचते ही कॉफिशिएंट हैं सिर्फ,
तो एक्सपेंशन करके एक्स और वाई की जगह वन रखने से ज्यादा बढ़िया पहले रख लो। क्लियर है? आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 5, हाईलाइट नंबर 3। नेक्स्ट हाईलाइट लिखिए, binomial coefficients of the term equidistant from the beginning and end, from the beginning and end, मतलब ए एन डी ई एन डी है ना, आर इक्वल ऐसा कैसे भाई साहब? ये प्रॉपर्टी मुझे लगता है कि अपन लोग पीएनसी से ही जानते हैं। एक्स प्लस वाई रेज टू पावर एन का एक्सपेंशन एन सी जीरो एक्स रेज टू पावर एन प्लस एन सी वन एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन वाई रेज टू पावर वन एंड सो ऑन। अब इसमें सो ऑन में अपन लास्ट की 2 टर्म लिख रहे हैं, है ना। मुश्किल होगी शायद आपके लिए। एन सी एन माइनस वन एक्स की पावर 1 वाई की पावर एन माइनस वन प्लस एन सी एन एक्स की पावर 0 वाई की पावर एन। हमने बोला जो बाइनोमियल कोफिशिएंट्स हैं इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द बिगिनिंग और एंड। इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द बिगिनिंग एंड एंड का मतलब हुआ फर्स्ट टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग एंड फर्स्ट टर्म फ्रॉम द एंड, ये बराबर है। सेकंड टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग एंड सेकंड टर्म फ्रॉम द एंड बराबर है। अच्छा, इनके बराबर होने का रीजन मुझे लग रहा है एनसीआर एनसी एन माइनस आर के बराबर होता है, इसलिए काम चल जाएगा क्या? नहीं चलेगा? है एनसीआर इज इक्वल टू एनसी एन माइनस आर, इसीलिए बराबर है भाई ये तो है। तो फ्रॉम द बिगिनिंग एंड एंड आर इक्वल, ठीक है। इस चीज पे बेस जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो थोड़ा सा दिमाग हमें अपना एक्स्ट्रा लगाना पड़ता है, थोड़ा सा। जैसे किसी ने कहा क्वेश्चन नंबर 6, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में किसी ने मेरे से पूछा find the last 4 terms in the expansion of x plus 2x square raised to the power 8। x plus 2x square raised to the power 8 के एक्सपेंशन में लास्ट के अंतिम 4 पद बताइए। लिखिए। इससे सिंपल क्वेश्चन तो कोई क्या ही ना हो। इस क्वेश्चन को देने का पर्पस बता देता हूं मैं आपको। अगर आपने पूरा सॉल्व किया है तो आप मेरे से आंसर मैच करा सकते हैं बहुत तसल्ली से, ठीक है। x प्लस 2x स्क्वायर रेज टू द पावर 8 का मुझे एक्सपेंशन करना था, ठीक है। यहां मैंने x प्लस वाई रेज टू पावर n का एक्सपेंशन लिखा हुआ है। एक छोटी सी चीज पूछता हूं आपसे, छोटी सी चीज। इफ समवन आस्क मी द एक्सपेंशन, राइट डाउन द एक्सपेंशन ऑफ y प्लस एक्स रेज टू दी पावर n, सोचो लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? कोशिश करें, बोलो। एन सी 0 वाई रेज टू दी पावर n प्लस एन सी 1 वाई रेज टू दी पावर n माइनस 1 एक्स रेज टू दी पावर 1। बहुत बढ़िया। एंड सो ऑन प्लस सेकेंड लास्ट एन सी एन माइनस 1 वाई रेज टू दी पावर 1 x raised to the power n minus 1 plus n c n y raised to the power 0 x raised to the power n है। इफ यू नोटिस अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग, ये इसकी फर्स्ट टर्म, पूरी फर्स्ट टर्म बोल रहा हूं, टर्म कोफिशिएंट नहीं, इसकी फर्स्ट टर्म इसकी लास्ट टर्म के बराबर है। टर्म ही बराबर है भाई। अरे देखो कोफिशिएंट तो बराबर होता ही है, तो अभी हमने हाईलाइट में लिखा है। मैं तो कह रहा हूं टर्म ही बराबर है। एक्स रेज टू पावर एन एक्स रेज टू पावर एन, कुछ समझ आया नहीं है? सेकेंड टर्म इज एग्जैक्टली इक्वल्स टू सेकेंड लास्ट टर्म।
second last term is exactly equals to second term and last term is exactly equals to the first term. ये क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, सीरीज पलट गई. क्या हुआ? सीरीज पलट गई भाई. नहीं पलटी. अरे एक्सपेंशन तो वही आएगा यार. राम प्लस श्याम की पावर 10 निकालो, चाहे श्याम प्लस राम की पावर 10 निकालो, एक्सपेंशन तो सेम ही आने वाला है. लेकिन टर्म्स के ऑर्डर बदल गए. मतलब ये सीधी सीक्वेंस लिखी हुई थी, ये उल्टी लिखी हुई मेरे हिसाब से. नहीं आ रहा समझ में? हैं? तो इफ समवन आस्क मी लास्ट, मतलब अगर मेरे से कोई पूछता है ये बात क्या कि भाई साहब इसकी लास्ट की 4 टर्म निकालो, तो मैं नहीं. पहली 4 सोचना ज्यादा आसान है लास्ट की 4 के बनस्पत, क्योंकि लास्ट के 4 में आपको ये देखना पड़ा कि कौन सी टर्म से स्टार्ट करना है. ठीक है, अगर आपने थोड़ी 2 ग्राम भी मेहनत करी होगी तो आपने ऐसा गिना होगा 8 7 6 5. गलत है ये तो. लास्ट टर्म तो 9th होती है. किसी को नहीं समझ आया मेरी बात? लास्ट टर्म तो 9th टर्म होती है भाई साहब. 9th 8th 7th 6th टर्म से शुरू करूंगा तो मुझे सही लास्ट के 4 टर्म मिले. इतनी मेहनत करनी क्यों? इतनी मेहनत करनी क्यों भाई? हैं? इसकी लास्ट की 4 टर्म विल बी सेम एज द फर्स्ट 4 टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ, क्या लिखना बोलो जल्दी? 2x स्क्वायर प्लस x रेज टू द पावर 8. अरे पहली 4 टर्म लिखना आसान है भाई. ट्राई करें? बोलो चलो. पहली 4 टर्म प्लीज. 8c0, जल्दी जल्दी. 2x स्क्वायर रेज टू द पावर 8. सेकेंड टर्म 8c1 2x स्क्वायर रेज टू द पावर x रेज टू द पावर 1. 8c2 2x स्क्वायर रेज टू द पावर 6 x की पावर 2. बहुत बढ़िया. 8c3 2x स्क्वायर रेज टू द पावर 5 x रेज टू द पावर 3. यदि आप में से किसी ने चारों टर्म निकाली थी तो वेरीफाई कर सकता है. 8c0 की वैल्यू कितनी हो गई? 1 मान लेते हैं. 2 की पावर 8 कितनी माने? 512. नहीं ज्यादा हो गया, 256 मान लो. चलो 256 x रेज टू द पावर 16. एक टर्म तो ये आई होगी. 8c1 की वैल्यू कितनी माने? 8. और 2 की पावर 7 128. 128 256 512 500 1024 1024 x रेज टू द पावर 14. इधर से 1 इधर से 15. यही आनी चाहिए. अगर ये नहीं आई तो फिर गड़बड़ है. अब लोग सोच रहे हैं साला हमने तो पूरी वैल्यू नहीं निकाली. तो आलसी हो भाई, मैं क्या कर सकता हूँ? मेरी गलती थोड़ी है इसमें कोई. ये 28 8c2 की वैल्यू 28. 2 की पावर 6 इज 64 टाइप्स मान लें. 64 नहीं माने? 64 इंटू 28. अरे राम अरे राम अरे राम, मर गए मर गए मर गए मर गए. देखो तो 128 256 256 इंटू 7 256 इंटू 7 25 7 जा 1750 1750 1792. तो इतना टाइम नहीं लगना चाहिए भाई. फास्ट हम फास्ट, बिल्कुल फास्ट का जमाना है भाई. तुम लोग क्या करते हो? 8c3 8 7 6 3 2 56 56 इंटू 2 रेज टू पावर 5 56 इंटू 32. ज्यादा हो रहा है भाई साहब, अब ज्यादा हो रहा है. औकात से बाहर चला गया है. 56 इंटू 32 1792 तो वो है गुलाब चंद. तू अभी तक वही कर रहा है क्या गिल से पे? ये 28 इंटू 64 में लगा पड़ा है अब तक. नहीं आ तो सकता ही है, आ क्यों नहीं सकता? सेम 1792 श्योर. भाई साहब ये तो जबरदस्त इत्तेफाक है. 1792. मैं अभी विश्वास नहीं कर रहा हूं वैसे. अगर कोई और निकालना चाहे तो निकाल सकते. हाँ 56 में से 2 निकाला
32 को दे दिए, ये गेलिया नहीं, सही तो बोल रहा है छोरा, तो इधर से निकाल के इधर दे, 64 इंटू 28 तो बन रहा, उधर ही वही बन रहा था। छा गए यार, 10 3 13 ये टर्म आई भैया, 4, एक एक्स की पावर 13, एक एक्स की पावर 14, एक एक्स की पावर 15, एक एक्स की पावर 16, बाकी तो कोफिशिएंट है। ठीक है, बोलो चल जाएगा काम। ओके, एक्चुअल में इसमें आपको है ना उतना बेहतर यूज उसका समझ में नहीं आएगा। किस चीज का? जो मास्टर समझाने की कोशिश कर रहा है कि मेरे को लास्ट की 4 टर्म पूछी तो मैंने पहली की 4 लिख ली और इसमें निकालने के बजाय इसमें निकाल दिया, क्योंकि इस वाले में भी आपने लास्ट की 4 निकाल ली थी। लेकिन यदि कोई मेरे से इस क्वेश्चन को थोड़ा सा बदल के पूछता, मतलब एक दूसरा वेरिएशन इसी क्वेश्चन का, इसी टाइप के क्वेश्चन का, ठीक है, देखो जिसमें इसका डायरेक्ट यूज होगा, जो चीज मैंने अभी आपको सिखाई। इफ द रेशियो ऑफ द सेवंथ टर्म, if the ratio of the seventh term from the beginning and the seventh term from the end, seventh term from the beginning and the seventh term from the end in the expansion of 2 raised to the power 1 by 3 plus 3 raised to the power minus 1 by 3 raised to the power n is equal to 1 by 6, is equal to 1 by 6. Find n. Find n. आप लोगों को एक चीज बता देता हूं, अभी तक अपन ने इंट्रोड्यूस नहीं करी, इसलिए जब मेरे को 7th टर्म निकालनी, एक्चुअली मुझे TR+1 पता होता है। एक बार बोल दीजिए TR+1, NCR x रेज टू दी पावर n माइनस आर वाई रेज टू दी पावर आर। x का रोल ये प्ले कर रहा है, y का रोल ये प्ले कर रहा है, सही है। अगर मेरे से कोई 7th टर्म पूछेगा तो r की जगह क्या डालूंगा? 6। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। If someone asks me 7th term, I have to put r is equals to 6, तभी तो 7 मिलेगा। क्लियर है? तो r की जगह 6 डालिए, आपको इसमें 7th टर्म मिल जाएगी। अब 7th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग और 7th टर्म फ्रॉम द एंड का रेशियो गिवन है, तो अब आप इस रेशियो को कैसे बनाएंगे, ये आपके हाथ में। सेवंथ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग में लिख गया, तब भी तुमसे नहीं लिखा जा रहा। आर की जगह क्या डालूंगा? तो NC6 x रेज टू दी पावर n माइनस 6 y रेज टू दी पावर 6। ये तो 7th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग है। जब 7th टर्म फ्रॉम द एंड निकालनी थी तो मैंने सोचा कि यार देखो, इस पीछे से 7वीं टर्म गिनना मतलब nth टर्म n माइनस 1, यहीं से गड़बड़ हो जाती है। आप समझ नहीं रहे बात को। लास्ट टर्म nth टर्म नहीं होती, लास्ट टर्म n+1th टर्म होती है। एक्सपेंशन में कितनी टर्म्स हैं? n+1, तो n+1, n-1, n-2, n-3, n-4, n-5। पता नहीं मैंने सही बोला है कि नहीं बोला, मैं भी श्योर नहीं हूं। बट पीछे से जो 7वीं टर्म है वो n-5th टर्म है। पीछे से जो अब इतनी मेहनत क्यों करनी है भैया? अभी तो समझाया ना, इसको पलट लो। इसको पलट के 3 रेज टू दी पावर -1/3 प्लस 2 रेज टू दी पावर 1/3 की पावर n के एक्सपेंशन में कौन सी टर्म निकालनी है? 7th ही निकालनी है। इसमें भी 7th ही निकालनी है। तो इसकी 7th को मैं एक काम करता हूं, T7 डैश बोल देता हूं। इनका रेशियो दिया हुआ है ना मेरे को 1/6 यार, तो इसको मान लिया T7 डैश। R की जगह फिर से क्या डालना है? 6 ही डालना है। NC6 x की जगह इस बार कौन आ गया? 3 की पावर -1/3 पर, तो इनका डिफरेंस चढ़ा दो। और 2 की पावर 1/3 पे मजा ही नहीं आ रहा। 2 की पावर 1/3 पे 6 चढ़ा दो।
ये मैंने क्या लिखा, ये गील सिप्पे होंगे बिल्कुल ही में। व्हाट इज दिस? अबे x की जगह ये तो लिखे 2 की पावर 1/3 रेज टू दी पावर n माइनस 6, 3 रेज टू दी पावर -1/3 रेज टू दी पावर 6। इसका और इसका रेशियो कितना गिवन है भाई? इसी में आ जाएगा शायद। इन दोनों का रेशियो जब मैंने लिया कुछ बजने की आवाज आ रही है, देखो चटाक से एकदम NC6 तो कौन ही हो गया, गया क्या? 2 की पावर इसको लिख दो n-6/3, 3 की पावर -2 अपॉन 3 की पावर -n-6/3 और 2 की पावर 2 इज इक्वल टू कितना गिवन है? 1/6। क्या 9? अब ये 2 की पावर ऊपर जाएगी, ऐड होगी सब्ट्रैक्ट होगी? वो तो यही नहीं आती तुम लोगों को चीजें। तुमने तो बोल दे, बाकी तो हो नहीं रही थी ना। लेके बैठे गिल्लों की तरह इसको। अरे जो जो पावरें सेम हैं उनको तो ऐड सब्ट्रैक्ट जो भी करना है करो ना यार। ये 2 की पावर 2 ऊपर जाके सब्ट्रैक्ट हो गई तो बन गया 2 की पावर n-12/3 शायद, है ना? और ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगा तो ये +-2 सेम, यही पावर बनेगी। चलो फिर भी लिख देता हूं मैं, आपको याद रखोगे। 3 की पावर n-12/3 और राइट साइड में लिख सकता हूँ 6 की पावर -1। बोलो सही है नहीं है? हैं? लेफ्ट साइड में 6 की पावर बनने वाली है क्या? When power same, base can be compared. गेले base same, power can be compared. n-12/3 बराबर -1, n बराबर 9। This is the answer. बहुत खतरनाक था क्या? तो मर गए एकदम, बिल्कुल सांसें अटक गई हैं। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। हाईलाइट नंबर 4, 5। 4 कैसे यार? देख लो एक बार, 4 ही लिखा नहीं है। हाईलाइट नंबर 4, x + y⁻n का एक्सपेंशन। फिर से बोलते हैं, याद ही हो जाना चाहिए हमें एक्सपेंशन। हाँ जी, nc0 x⁻n plus nc1 x⁻n-1 y⁻1 and so on up to ncn x⁻0 y⁻n। ये तो x + y⁻n का एक्सपेंशन है। ठीक है, अब इसका एक स्पेशल केस ले रहे हैं हम। स्पेशल की स्पेलिंग देख लेना एक बार, चल जाएगा काम है? यही है, स्पेशल केस ले रहे हैं। ठीक है, स्पेशल केस क्या है? x की जगह मैंने 1 रखा और y की जगह मैंने x रखा। रिप्लेस x with 1, y with x। मुझे एक दूसरा स्पेशल एक्सपेंशन मिलेगा, मतलब उसी का स्पेशल केस है, उसी एक्सपेंशन को लिखना। फिर से बोलना जरा, क्या मिला? किसका मिला? 1 + x⁻n। ध्यान से देखना, nc0। ठीक है, फर्स्ट टर्म 1 की पावर n तो 1 ही होगा, इंटू x की पावर 0, दिस इज ऑल्सो 1, तो nc0 ही रह गया सिर्फ, नहीं, प्लस nc1। इसकी जगह 1 रखोगे, इसकी जगह x रखोगे तो x ही आया। इतने के बाद तो समझ में आ जाता है क्या चल रहा है। नहीं आ रहा क्या? अगली टर्म nc2 x² एंड सो ऑन अप टू ncn x⁻n है। ये तो बड़ा अच्छा एक्सपेंशन है भाई साहब। यहाँ जो भी लिख रहे हो आप नीचे, वही x की पावर में चढ़ा हुआ है। 1 तो आ ही नहीं रहा, 1 तो देख के क्या करोगे? कुछ आ रहा है कि समझ में?
Okay, in this case, note that coefficient of x raised to the power r in the expansion of 1 plus x raised to the power n is, क्या बोलते हो, NCR। अरे भाई x का कोफिशिएंट कौन, NC1, x स्क्वायर कोफिशिएंट कौन, NC2, x की पावर n का कोफिशिएंट कौन, NCn। जॉन से का कोफिशिएंट निकाल रहे हो वही नीचे NC के नीचे लिख दो। अगर x रेज टू पावर r का निकाल रहे हो तो NCR। यानी कि कल को इंसान यदि बड़ा हो जाए हैं तो वो क्या करेगा, वो इंक बचाएगा। यानी कि 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर n कैन बी रिटन इन समेशन फॉर्मेट एस r is dancing from 0 to n NCR x raised to the power r। बोलो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। इसमें r की जगह अगर 0 रखोगे ये बन जाएगा, 1 रखोगे ये, 2 रखा ये, n रखा ये, इन सब का क्या करना है समेशन, क्या मिल जाएगा 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर n। बेसिकली इस पूरे लंबे चौड़े प्रोग्राम को हमने यहाँ पे शॉर्ट में लिख दिया है ना। बहुत ही लो लेवल के क्वेश्चन बनाने की जब किसी की श्रद्धा होती है तो वो ऐसे पूछ लेता है, बहुत ही मतलब भीषण लो लेवल है ना। इसको हम एक काम करते हैं, इसे नाम दे देते हैं रिश्ता नंबर 1, रिश्ता नंबर 2। क्वेश्चन नंबर बोलिए। बहुत ही लो लेवल का क्वेश्चन बनाने की जब किसी की इच्छा होती है तो वो कुछ इस तरह का काम करता है। इससे नीचे नहीं गिर सकता कोई, बिलीव मी। आप विश्वास करें ना करें आई डोंट केयर, बट इससे नीचे गिरा ही नहीं जा सकता है। लो देखो ये इस फोटो को इससे थोड़ा सा थोड़ी देर मैच कराओ ना, तो करेगी मैच। देखो NCR समेशन r इज डांसिंग फ्रॉम 0 to n, r इज डांसिंग फ्रॉम 0 to n। जो यहां है वही x के ऊपर चढ़ा हुआ है, जो यहां है वही x के ऊपर चढ़ा हुआ है। बिल्कुल कुछ भी नहीं चमक रहा है ना। एक्चुअली कहानी में ट्विस्ट या मजा तो तब आएगा जब कोई यहाँ r-1 कर दे, झाग निकल जाएंगे भाई साहब, ये बिच जाएगी यहाँ पे लाश से। अगर इसको हम हाफ रेस्ट पर r-1 कर दिया ना तो लाश से बिच जाती है यहाँ पे इतनी देर में। तो त्राहिमा जबकि है ये भी बहुत सिंपल, लेकिन ये त्राहिमा बचाने वाला काम है। अभी तो अपन ने बिल्कुल एकदम हलवा पूछा है, एकदम डायरेक्ट जो चीज पढ़ाई वही पूछ ली यार, हैं इतना कौन करता है भाई। ये किसका एक्सपेंशन है, 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n का। x का रोल कौन प्ले कर रहा है, तो 1 प्लस हाफ रेज टू पावर n यानी कि 3 रेज टू पावर n अपॉन 2 रेज टू पावर n लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता, पहले बता दो यार। इसमें जरूर मैंने आपकी भावनाओं के साथ 2 ग्राम खेलने की कोशिश करी, 2 ग्राम सिर्फ, वो भी बहुत ज्यादा नहीं। r की जगह p लिख दिया क्या फर्क पड़ गया उससे यार। r की जगह p लिखा है, n की जगह n, ये देवी n की जगह n ही है, r की जगह क्या लिखा। अभी को बताओ r नाचे कि p नाचे, हमें क्या फर्क पड़ता है उससे। नाच रहा है कि नहीं नाच रहा, नाच रहा है कहां से कहां नाचा, 0 से n, 0 से n, यानी कि सारी टर्म है।
जो हमने पहले का एग्जाम्पल लिया था उसमें 1 से n नाचा था तो दिक्कत है। 1 से n नाचने पे क्या एक आध टर्म खा गया आदमी। जब 0 से n नाच रहे हैं तो कोई टर्म नहीं खाया। x की जगह कौन, x की जगह कौन, -½ तो इस बार एक्सपेंशन 1 + ½ की बजाय 1 - ½ अरे x की जगह y की जगह कुछ भी लिख सकते हो भाई, नेगेटिव नंबर भी हो सकते हैं। तो 1 - ½ रेज़ टू पावर p किस लिए, n है, n की जगह तो n ही है ना भैया। तो 1 - ½ की पावर n मतलब हो गया 1 की पावर n अपॉन 2 की पावर n। 1 की पावर n को क्या लिख सकते हैं, मजा ही नहीं आ रहा, 1। तो ये बन गया 3 की पावर n + 1 अपॉन 2 रेज़ टू द पावर n। दिस इज माय आंसर। समस्या ये तो बात हुई हमारी, हम कर क्या रहे थे। अच्छा अभी तो हम कुछ कर ही नहीं रहे थे। हाईलाइट नंबर 4 लिखा था हमने, उसका एग्जाम्पल, अच्छा उसका एग्जाम्पल तो हमने लगे हाथ ही कर दिया है ना। अच्छा अब 1 + x⁴n का एक्सपेंशन आ चुका था लोगों के पास है। इंसान तो लालची और जिज्ञासु प्रवृत्ति का है ही। उसने बोला कि अरे 1 + x⁴n का जो एक्सपेंशन है इसको देखा देखी क्या मैं 1 - x⁴n का एक्सपेंशन कर सकता हूं क्या। तो समझने का है, तो बहुत सिंपल सी बात कर रहे हो आप यार। इसमें x की जगह क्या रिप्लेस कर दो, क्या रिप्लेस कर दो, x की जगह -x रिप्लेस कर दो बस। इफ आई पुट -x in place of x in equation number 1, I'll get the expansion of 1 - x⁴n। बोलो हैं, बोलो फिर। NC0 माइनस y माइनस, क्योंकि -x की पावर 1 है। जब भी माइनस की पावर और चढ़ाओगे तो बाहर माइनस आ जाएगा, तो ये माइनस आ गया, नहीं आएगा, -NC1x + NC2x²। ये प्लस क्यों आया, क्योंकि -x की पावर 2 तो प्लस हो गया। अब ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है लास्ट वाला, कि लास्ट वाले में क्या लिखूंगा। तो लास्ट वाले में भाई साहब मैं देखो ऐसे लिखूंगा, +-1 रेज़ टू द पावर n NCn x रेज़ टू द पावर n। बोलो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। ये -1 रेज़ टू पावर n ऑटोमेटिक एडजस्ट कर लेगा ना यार कोफिशिएंट। n इवन होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, ऑड होगा तो नेगेटिव हो जाएगा, सीधी सी बात है। नहीं पक्का, ओके। अब लालची इंसान फिर और लालची हो जाता है। लालची के आगे क्या है कि एक हड्डी फेंकोगे तो उसे 2 चाहिए। लालची इंसान की तो यही कहानी भाई। उसने जब 1 - x⁴n को ऐसे लिख लिया तो फिर उसने बोला ऐसे लिख के दे यार, तो हमने बोला ऐसे ले ले, इसमें क्या है, वो तो बात तो सेम ही है। इसे सिग्मा टेक्नोलॉजी में r इज डांसिंग फ्रॉम 0 to n में -1 रेज़ टू पावर r चढ़ा दूंगा यार, अंदर NC और x रेज़ टू द पावर r। ये लो, इसमें क्या हो गया, x की जगह -x यहां पे रख दिया। अरे यही किया था अभी हमने, ये रहा, ये माइनस मैंने एक साथ ही लिख दिया, यहां माइनस मैंने अलग कर दिया। नहीं चल पाएगा, लड़के हो किसी से। तो मुझे धीरे धीरे हैबिट होती जा रही, तुम्हारा चेहरा ही ऐसा है मुझे लगता है। मैं बेकार ही जबरदस्ती दुखी रहता हूं, है ना। हाँ तो बोल, कम से कम मेरे को तसल्ली दे दिया करो कि हाँ सर सही सोच रहे हो आप। ऐसे बैठे बैठे कैसे डिमोटिवेट हो जाता है तू, मुझे ये नहीं समझ में आता। घर जाए 10 मिनट कोशिश करे, एकदम प्राणायाम करे कि मैं डिमोटिवेट हो जाऊं भगवान, तब तो डिमोटिवेट हो तो समझ में आता। पढ़ते पढ़ते अचानक से डिमोटिवेट हो जाते हैं यार सडनली। अब देख फिजिक्स में चला गया। दे दे। 1 + √2 raised to the power 7
प्लस 1 माइनस रूट 2 रेज टू द पावर 7। अब हम इसे कैलकुलेट करने के लिए एलिजिबल हैं। क्यों है? क्योंकि आपके पास 1 प्लस एक्स रेज टू पावर एन का एक्सपेंशन भी है और आपके पास 1 माइनस एक्स रेज टू पावर एन का एक्सपेंशन भी है और इन्हें सिर्फ ऐडना है प्लस। तो इन्हें अगर ऐडोगे तो कुछ बजेंगे, देखो ध्यान से, नहीं सुन रहे हो? देखो आप, जब आप इन्हें ऐडोगे तो कुछ प्लस माइनस की वजह से कुछ बाजे बजने की आवाज आएगी। 1 प्लस रूट 2 रेज टू पावर 7 और 1 माइनस रूट 2 रेज टू पावर 7, इसमें ऑल्टरनेट प्लस माइनस है। अब माइनस किस किस पे आ रहा है? जहां यहां पे और सबस्क्रिप्ट है, जैसे 1 3 5 7 है। 1 3 5 7 इसलिए बोला क्योंकि इसमें भी आएगा 7C1 7C3 7C5 7C7, वो कट गए हैं। और प्लस वाले डबल हो जाएंगे, डबल होंगे। चलो फिर देखो, 2 टाइम्स 7C0, इन दोनों का डिफरेंस तो किस पे चढ़ाना है? पहले नंबर पे। पहला नंबर इज तो 1 रेज टू पावर 7, तो क्या लिखोगे फिर? ठीक है, रूट 2 रेज टू द पावर 0, उसको भी क्या लिखोगे? 1 है, प्लस 7C2 रूट 2 का स्क्वायर प्लस 7C4 रूट 2 की पावर 4 प्लस 7C6 रूट 2 की पावर 6। आप इसकी ब्यूटी भी देखिए, सिर्फ अच्छी टर्म्स ही बची हैं बस। अच्छी मतलब जिनमें सड़ापा नहीं है, सर्ट्स नहीं है बेसिकली, हैं। 7C0 की वैल्यू प्लस 7C2, 21 ही लिख रहा था यार मैं, पता नहीं क्या है हो गया मेरे को। 21 रूट 2 का स्क्वायर 2 प्लस 7C4 35 इंटू 4 प्लस 7 इंटू 8, 8 7 जा 56, 35 4 जा 140, 42 प्लस 1 इंटू 2 43 183 183 239 इंटू 2 478। दिस इज द आंसर। डबल नहीं करा तो तेरा तो तब भी आंसर नहीं आया था। सिर्फ इसका बस, बाकी सारों को ऐसे छोड़ दिया। कोई बात नहीं, कोई बात, चलता है, तो उम्र है भाई तुम्हारी, अभी नहीं करो कब होगोगे फिर? ये भी तो सोचा करो। नहीं, पेपर में डायरेक्ट हगने से अच्छा है कि अभी हग लो। नेक्स्ट, लो जी साहब, नेक्स्ट आइटम इज इंपॉर्टेंट terms in the binomial expansion। expansion TION SION, ऐसा क्यों यार? तुम लोग कैसे डिसाइड करते हो TION आएगा कि SION आएगा? अच्छा याद, ओ यू आर जीनियस, याद कहीं तो सन में TION आता है, कहीं सन में SION। इंपॉर्टेंट टर्म्स इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन। फर्स्ट इज जनरल टर्म। अच्छा, जब भी हम इन जनरल किसी चीज के लिए कुछ पढ़ रहे हैं ना, क्या जब भी हम इन जनरल किसी चीज के लिए पढ़ रहे हैं तो हम लोग x प्लस वाई रेज टू द पावर n के लिए ही पढ़ रहे होते हैं। इसी के लिए पढ़ रहे हैं हम लोग, x प्लस वाई रेज टू पावर n के लिए। भाई साहब इसी के लिए बता दो आप तो जनरल टर्म हमने किसे बोला था? r प्लस 1th टर्म को। पहले भी लिख चुके, दोबारा लिख रहे हैं। बेसिकली क्लासिफाइड क्वेश्चन करेंगे इसी पे बेस्ड।
NCR x raised to the power n minus r y raised to the power r. This is general term in the expansion of x plus y raised to the power n, which is also known as r plus 1th term, जो कि r plus 1th term भी कहलाती है. ठीक है, जैसे मान लो बिल्कुल ही मतलब जैसे स्ट्रेट पीटी से भी नीचे लेवल का क्वेश्चन अगर कोई पूछ ले, बहुत ही भीषण बेशर्मिंदगी वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10. Find the fourth term in the expansion of 2x minus y by 2 raised to the power 7. मतलब इससे ज्यादा तो कोई क्या ही गिरेगा, लेकिन हगने वाले इसमें पीछे नहीं रहते कि भाई साहब फोर्थ टर्म पूछी है, आर की जगह 4 रख दिया तो निपट लिए, खत्म, सो समाप्त. आर की जगह क्या रखना पड़ेगा 3, तो फोर्थ टर्म मिलेगी, दैट इज 7c3. इनका डिफरेंस 2x के ऊपर 7 माइनस 3 मतलब 4 इंटू माइनस y बाई 2. अरे y की जगह माइनस y बाई 2 है भैया, माइनस नहीं भूलना है, 3 है तो माइनस की पावर 3 है तो माइनस ही रहने वाला है. 7c3 की वैल्यू कितनी बोल रहे हो 35 इंटू 16 अपॉन 8, 2 क्यूब भी तो है, x की पावर 4 इंटू वाई की पावर 3, तो ये हो गया -70 x रेज टू पावर 4 y रेज टू द पावर 3, दैट इज T4 यानी कि फोर्थ टर्म. कोई समस्या? ठीक है, ये तो नॉर्मली नहीं पूछे जाने वाला क्वेश्चन था, तो बहुत ही कम लोग ही पूछेंगे, मतलब इस लेवल, बहुत ही गंदा लेवल हो गया यार. थोड़ा सा भी डिसेंट लेवल का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11. फाइंड द टर्म involving x cube in the expansion of 2x square minus 1 by 3x raised to the power 6. Find the term involving x cube. बेसिकली कभी कभी x क्यूब का कॉफिशिएंट भी पूछ लेते हैं, एक ही बात है, x क्यूब का कॉफिशिएंट पूछना या फिर एक ऐसी टर्म बताना जिसमें x क्यूब है, ये दोनों एक ही चीज थी. मेरी बातें समझ में आ रही है क्या? ठीक है, तो फाइंड द टर्म इन्वॉल्विंग x क्यूब. तो इस क्वेश्चन को कैसे किया जाता है, आई विल राइट द जनरल टर्म. जनरल टर्म बोले तो r प्लस 1th टर्म. r प्लस 1th टर्म में मैंने देखा NCR, n का रोल कौन प्ले कर रहा है, तो 6CR. 2x स्क्वायर रेज टू पावर बोलो 6 माइनस, अरे इनका डिफरेंस यार, दूसरा -1 बाय 3x रेज टू पावर r. किसी को समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा? अब थोड़ी देर इसके साथ खेल के सिर्फ x की पावर अलग कर लो, बाकी सारी चीज अलग छोड़ दो. बाकी सारी चीजें मतलब हुई 6CR 2 रेज टू द पावर 6 माइनस r -3 रेज टू द पावर r. हम तो मर गए सनम, ये कैसे लिखा तुमने? कोई नहीं मरा है? ये बेसिकली जो भी x की पावर यहां आने वाली है ना, उसका कॉफिशिएंट है ही. तो हमने कॉफिशिएंट को अलग छोड़ दिया और x की पावर को अलग कर देते हैं. अब x की पावर देखो भाई साहब, लो जी, x की पावर 12 माइनस 2r, 12 माइनस 2r. ये उन्हीं को समझ में आएगा जिनको इंडाइसिस नाम की चीज पता है, बाकी को मैं नहीं समझा रहा हूं, बचपन वाले मास्टर से पढ़ो जाके. ये x की पावर 8 डिनोमिनेटर में है क्या, ऊपर उचकेगा तो ये -8 लिख दूं क्या, तो x की ओवरऑल पावर कितनी हो गई 12 माइनस 3r है, r कहां है यार, 12 माइनस 3r.
तो इस जनरल टर्म में x की पावर हो गई 12 माइनस 3r, मेरे को कितनी चाहिए थी 3, तो इसे 3 के बराबर कर देता हूं, यहां से r की वैल्यू 3 आ जाएगी। ये महज एक इत्तेफाक है, r की 3 आई है, ऐसे भावुक मत हो जाना कि सर जौन सी पावर चाहिए वही आएगी कि r की वैल्यू आ गई भाई। अब आ गई उसमें मैं भी क्या कर सकता हूँ यार, मैंने थोड़ी पहले सोचा था। आ गई तो x की r की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो अब अगर मैं r की जगह 3 रख दूंगा, अच्छा एक सेकंड और, r की जगह अगर मैं 3 रख दूंगा तब तो मेरे को वो आंसर मिल जाएगा जो मेरे को चाहिए, है ना। अगर r की वैल्यू इंटीजर नहीं आती, जैसे मान लो 3.5 आ जाती, आएगी अभी, हाँ, तो वो टर्म एग्जिस्ट नहीं करती। अगर r की वैल्यू 3.5 आ गई तो इसे ठोक नहीं देनी 3.5, अरे यहाँ 3.5 नहीं ठोक देना गिल चिपड़ों की तरह है। 3.5 कैसे रख सकते हो, 6 में से 3.5 लोग सेलेक्ट करोगे क्या? 6 का मतलब तो आज भी वही है, 6 में से 8 लोग सेलेक्ट करके लाना, है ना, कि 3.5 सेलेक्ट करके लाने थे, एक को निपटा के लेके आए। लो इसे आधा मान लो, ऐसा थोड़ी होता है। आधा नहीं, कई लोग हवसी लोग तो काट के भी ला सकते हैं। अरे आ सकती है, आर की वैल्यू 3.5 आने का मतलब ये है कि वो कॉफिशिएंट एग्जिस्ट नहीं करता। ऐसा कोई जरूरी थोड़ी है कि इसमें एक्स की सारी कॉफिशिएंट एग्जिस्ट करेंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि इसमें एक्स के सारे टर्म एग्जिस्ट करने वाले हैं। क्लियर है ना। तो नहीं करेगा तो नहीं आएगा, सीधी सी बात है। चलिए खैर वो तो बात की बात है। जैसे मान लो यहाँ पे अभी मैं 2 का कॉफिशिएंट पूछता एक्स स्क्वायर का, सपोज एक एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर मैंने एक्स स्क्वायर पूछा होता तो आप इसको किसके बराबर करते? क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका सेम रहता, सिर्फ इसे 2 के बराबर करता तो ये आ जाता 3r बराबर 10, तो r बराबर आ गया 10/3, 3.3333। इसका मतलब ये है कि एक्स स्क्वायर की कोई भी टर्म इसके एक्सपेंशन में नहीं आने वाली भाई साहब। ठीक है, अभी आगे आएगा क्वेश्चन, इसलिए मैंने पहले से बता दिया। खैर चलिए, अभी r की जगह मुझे क्या रखना है 3। मास्टर ये तो बड़ा सिंपल, हगेंगे कहाँ, हगेंगे भाई जब वो ये पूछेगा कि कौन सी टर्म में एक्स क्यूब आएगा। r की वैल्यू 3 आ गई, आपने आंसर में 3 देगा, थर्ड टर्म धुश निपट लिए। r की वैल्यू 3 मतलब आंसर कौन सी टर्म है, फोर्थ टर्म। ये थोड़ी सी, ये बहुत कॉमन मिस्टेक है जो बायनोमियल में होती ही होती है उन लोगों से जो पढ़े लिखे हैं। जो पढ़े लिखे नहीं उनको चिंता ही नहीं ना भाई, उसको तो कुछ भी नहीं पता जिंदगी में। उसने तो वैसे भी छोड़ना है, उसको कोई टेंशन नहीं। जो पढ़ लिख के जाता है उसके साथ हग होने की प्रॉब्लम है। T4 फोर्थ टर्म, हाँ भाई क्या लिखना है 6c3 2^3 नीचे -3^3 इंटू एक्स की पावर 3। अभी भी कई लोग पता आर की जगह यहाँ पे रख के इसकी वैल्यू निकालते हैं, कितनी है कितनी। अब गिले 3 रख के ही लाए थे, 3 ही है। एक्स की वैल्यू 3, 6c3 कितना बोल रहे हो 20 मान लेते हैं, मानना ही पड़ेगा, अब तुम लोगों को आया नहीं अब तक। 20 ये 8 160, तो -160 डिवाइडेड बाय 27 इंटू एक्स क्यूब। अगर कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब पूछा होता तो मेरा आंसर -60/27 होता है, लेकिन इसने टर्म पूछी है, टर्म इन्वॉल्विंग एक्स क्यूब, तो मैं पूरा लिखूंगा -60/27 इंटू एक्स क्यूब। क्लियर है। कभी कभी 11.1 अक्सर मैंने ये देखा है, क्या देखा है भाई, कि इसमें एक्स क्यूब वाली टर्म की बजाय टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स पूछ लेते हैं। लिखना है 11.1 द टर्म independent of x, the term independent of x, x से इंडिपेंडेंट टर्म का मतलब x की पावर कितनी 0 कर दो इसे। अब दोबारा सॉल्व नहीं करना चाहते, भावुक नहीं होना चाहिए, इतना तो कर चुके ना। तो जनरल टर्म तो यही आनी हमेशा। आपसे जॉन से पावर का कोएफिशिएंट पूछा है या टर्म पूछी है, उतनी पावर इसे बनानी है। टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स का मतलब हुआ एक्स की पावर होनी चाहिए 0, यानी कि 12 - 3r की वैल्यू
0, r की वैल्यू बोलो 4। कौन से नंबर की टर्म? 5th नंबर की टर्म। कौन से नंबर की टर्म है? 5th नंबर की टर्म। एंड दैट विल बी इक्वल्स टू t5 इज इक्वल्स टू, यस प्लीज, 64 2 raised to the power square, nice, minus 3 raised to the power 4 x raised to the power 0, नाइस। 64 को मान लेते हैं 15 इंटू 60 अपॉन 81, तो 60 अपॉन 81 तो 3 से कट जाएगा, तो 20 अपॉन 27, 20 अपॉन 27 इज द आंसर। x की तो कोई पावर आई ही नहीं है, बोलो। चल जाएगा काम मैडम? ये तो जनरल टर्म पे बेस्ड सिंपल प्रॉब्लम। अभी हमने बात करी जनरल टर्म की। हम बात किस चीज की कर रहे थे? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। हम बात कर रहे थे इंपॉर्टेंट टर्म्स इन द एक्सपेंशन। एक्सपेंशन के अंदर जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं उसमें सबसे पहली तो जनरल टर्म, इसके बाद आती है, फर्स्ट नंबर दिया था कि हमने जनरल टर्म को? दिया था। मिडिल टर्म, ये 2 लिखा है। कैसा आदमी है तुम यार, 2 ही नहीं समझ में आ रहा। मतलब ये 20 लग रहा है तो तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता भाई। 20 लगने के लिए इस 0 को भी इसके मार्जिनल होना पड़ेगा भाई। कैसी बात, मतलब एक बेचारी जरा से टिमकी लगी हुई है उसको भी 0 मान लिया तुमने यार। कैसे लोग हो यार, हैं? टिमकी बिंदी तो लगाते ही हमेशा। 1 जब भी आप सीरियल नंबर लिखोगे तो उसके आगे टिमकी लगाई जाती है भाई, तो पॉइंट होता है, नीचे लिखता है। ये देखो 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 स्टाइल मार रहा है। सनसेट को पता है, सनसेट बताना चाह रहा है बाकी लोगों को। देखो मेरे को एक एक्स्ट्रा चीज पता, मैं नहीं बताई गुलाब चंद, मैं नहीं बताई लॉक के अंदर, मुंह तोड़ दूंगा, ठीक है ना? इन दोनों का मीनिंग अलग अलग होता है। गेल से पे मेड से बिड़ रहा है, इन दोनों का मीनिंग अलग अलग है। क्या है बता, ये क्या है? ये डेसिमल है और ये चुप रहो। इसको क्या पढ़ते हैं? हाँ तो ऐसे लिखते हैं। अच्छा, और ये क्या है? ये डेसिमल है, तो इसमें डिफरेंस क्या होगा? हाउ, चुप रह रे, हाउ विल यू रीड दिस? हाउ विल रीड दिस? 1.3 डिफरेंस क्या होगा गुलाबचंद? ये तो सेम है। तो यूजेस में डिफरेंस है, यू मीन टू से द यूजेस ऑफ दीज टू आर हैपन एट डिफरेंट प्लेसेस, ऐसा बोलना चाह रहे हैं आप? ठीक है, हैं? चुप रहे। हाँ गोयल जी, क्या डिफरेंस? 1 पे 3, मतलब 1 में तीसरे नंबर पे जाना है। मतलब आपको फर्स्ट राइट लेके अगर 3 लेफ्ट थर्ड लेफ्ट लेना है तो यू विल राइट 1.3 राइट लेफ्ट। It was epic. Again, Sedana? Don't remember. हाँ भाई, sunset. हाँ मतलब नहीं, गुलाबचंद इंपॉर्टेंट है। डेसिमल जैसी चीजें दिखने वाली डेसिमल नहीं होती है। ये डेसिमल है, ये मल्टीप्लिकेशन है। ये मैंने नहीं बताया तेरे को लॉग में? कितना गंदा आदमी, देखो सीट में नहीं आया, प्रिलेप्को में आया, प्रिलेप्को में।
समझ गई? याद रखना अगली बार से, पी सर का नाम मत डुबो ना। डेसिमल नीचे पैरों पे गिरा पड़ा है या थोड़ा ऊपर है, उससे उसके उसमें अंतर आ जाता है ना? समझ रहे हो? मतलब कहने का मतलब यह है कि इफ समवेयर यू फाउंड लाइक दिस, है ना? वैसे इसका मतलब किताबों के अंदर यूज होता है कि 1 के सब पार्ट 3 का सब पार्ट 2, इसका मीनिंग है, ठीक है। लेकिन वैसे इस तरह से लिखे जाने वाले डेसिमल का कोई लॉजिक नहीं होता, क्योंकि किसी भी नंबर में डेसिमल सिर्फ एक ही बार यूज हो सकता है, ये आप जानते हैं। बट इसका एक अलग मीनिंग है, ये सिर्फ किताबी रूप से यूज किया गया है, इसका मैथमेटिकली कोई मीनिंग नहीं है। हम लोग इसे 1 पॉइंट, मैं सब बोल दूंगा, वैसे हम लोग पढ़ते इसे 1.3.2 हैं, वो एक अलग बात है, क्योंकि हमें किताबों की आदत है, ठीक है। मैथमेटिकली दिस डज नॉट मेक एनी सेंस, मैथमेटिकली ओनली दिस कैन मेक सेंस, विच इज 6। मैथमेटिकल सिग्निफिकेंस, इसका कोई मैथमेटिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, सिर्फ किताबी सिग्निफिकेंस है। इसमें डेसिमल नहीं लिख सकते, 1.3.2 कुछ है ही नहीं, 1.3.2.57 ऐसा कुछ नहीं होता इस दुनिया में डेसिमल, क्योंकि एक ही बार लगाया जा सकता है, वो किताबी सिग्निफिकेंस है उसका, सिर्फ बुकिश मीनिंग। कहां पहुंच गए पता नहीं, क्या बात चल रही थी? मिडिल टर्म। ये सब तुमने ये तुम्हें बिंदी नहीं समझ में आया ना, इस चक्कर में तो अपन लोग वहां पहुंच। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, एक अच्छी चीज पढ़ ली, पता नहीं थी तुम लोग। मिडिल टर्म, मिडिल टर्म जैसे मान लीजिए हम लोग x प्लस वाई की पावर 4 की बात कर रहे हैं, इसमें कितनी टर्म्स आने वाली हैं? 5, t1, t2, t3, t4, t5। बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको गिनने में कि ये मिडिल टर्म है, दिस इज मिडिल टर्म, है ना? जो कि n/2 प्लस 1th टर्म है। सोच लो, ऐसी कोई जल्दबाजी नहीं है। अच्छा नहीं लग रहा? पावर कितनी थी? 4/2, 4/2 बोलो ना, 4/2, 2 + 1, तो थर्ड टर्म विल बी द मिडिल टर्म। Third term will be the middle term in case when n is even. When n is even. Very simple. अच्छा, सपोज यदि पावर 4 की बजाय पावर 5 होती तो टर्म्स कितनी आती? 6। T1, T2, T3, T4, T5, T6. In this case, we have 2 beaches. There we had only 1 beach. But here we have 2 beaches. So if we have 2 beaches, both will be middle. I am not saying, please mind it, I am not saying they will be equal. मुझे क्या पता भाई, हाँ उनके बाइनोमियल कोएफिशिएंट बराबर हो सकते हैं शायद, या होंगे, भूल गए, हम सब भूल गए हैं। मैक्सिमाइजिंग ऑफ एनसीआर करके एक चीज हमने करी थी शायद, एनसीआर की मैक्सिमम वैल्यू बीच में पाई जाती है। अब एन पे डिपेंड करता है कि एन अगर इवन है तो एक बीच होगा, एन अगर ऑड है तो 2 बीचेस होंगे, सही है? वही चीज है सेम, तो ये होंगे बराबर, इनके कोफिशिएंट भी नहीं, बाइनोमियल कोफिशिएंट। बाइनोमियल कोफिशिएंट अलग अलग हो सकते हैं यार, भूल गए सब, है ना? तो इनके बाइनोमियल कोफिशिएंट हो सकता है क्या? होंगे ही बराबर, लेकिन ये टर्म बराबर होगी मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन 2 होंगी मिडिल टर्म्स कितनी होंगी? तो ये थर्ड कैसे बना, लोगों ने पूछा, हमने बोला यार n + 1/2 है ये। देख n है 5, 5 + 1 6, 6/2
3, तो ये तो n+1/2th एंड 4 कैसे बना होगा 5 + 3 8 8/2 4 n+3/2th टर्म n+1th and n+3/2th terms when n is odd. n अगर odd है तो there will be 2 middle terms. कौन कौन सी terms? n+1/2th and n+3/2th term will be middle term, जैसे किसी ने पूछा. लिखिए, find the middle term. Question number 12. Find the middle term और ब्रैकेट में ऐसे लिखिए s. ऐसे ब्रैकेट में ऐसे लिखने का क्या मतलब होता है? टर्म या टर्म्स, या तो एक होगी या दो होगी. फाइंड द मिडिल टर्म और टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ 2x square minus 1/3x raised to the power 11. 2x square minus 1/3x raised to the power 11. Please. In the middle term है 11, तो ये तो ऑड है, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स इवन होगी, तो मिडिल टर्म्स 2 होंगी. तो एक मिडिल टर्म तो होगी t 11 + 1/2, यानी कि हो गई t6. दैट विल बी इक्वल टू 11c 5 2x square raised to the power 6 minus 1/3x raised to the power 5. इसकी वैल्यू निकालने में तो महीनों लग जाएंगे आपको 11c 5 की. सो लाइट लो, t 11 + 3/2 दैट इज t7 11c6 2x square raised to the power 5 minus 1/3x raised to the power 6. बस इतना ही करना है फिलहाल तो हमें, है ना. तो अगर 11 पावर है तो नंबर ऑफ मिडिल टर्म्स, मतलब मिडिल टर्म्स हो गई 2. ठीक है, तो सुनो भाई 13 क्या बोल रहे हैं? फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x. है क्या किया? वही tr+1 विल बी इक्वल्स टू, जल्दी जल्दी बोलो फटाफट, 12cr x रेज टू पावर, इन दोनों का डिफरेंस x स्क्वायर रेज टू पावर 12 माइनस r 1/x रेज टू पावर r. तो ये बन गया भाई साहब 24 - 2r, और ये ऊपर उसका -r इज इक्वल टू 0, तो r की वैल्यू 8 इसमें रखेंगे, तो 9th टर्म वुड बी माय आंसर. लेकिन चूंकि इसमें बोला गया वैल्यू ऑफ द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स निकालनी है, सिर्फ कॉफिशिएंट निकाल के नहीं छोड़ना. मतलब सॉरी, इसमें तो खैर कॉफिशिएंट ही आंसर होगा. क्यों आंसर होगा? क्योंकि x रेज़ टू द पावर तो 0 है. मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि सिर्फ एनसीआर में लिख के नहीं छोड़ना, आपको वैल्यू निकालनी है. r की जगह 8 रखा तो ये बन गया 12c8, x की पावर तो 0 ही आएगी, है ना. 12c8 मतलब 12c4, 12c4 की वैल्यू हो गई मतलब 12 × 11 × 10 × 9 अपॉन 4 फैक्टोरियल. तो 4 3 से गया 12, 12 11 10 9 था ऊपर, ठीक है. और नीचे था 4 3 2 1, 4 3 से कटा 12, 2 से कटा 10, 5 बार में 11 9 जा 99, 99 5 जा 495. ये तो हुआ 13th सीधा. अच्छा 15th क्वेश्चन, 14th क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा बेहतर है. कैसे है बेहतर? लो देखो, मेथड 1 आपने tr+1 लिखा, वही सेम जनरल टर्म की तो क्वेश्चन है. आपको x रेज़ टू पावर 15 वाला चाहिए, है ना. तो पहले जनरल टर्म लिखेंगे. जनरल टर्म इज 10cr x रेज़ टू दी पावर, तो इनका डिफरेंस, और -x² रेज़ टू दी पावर r. इसमें पूरा फोकस मैं सिर्फ x की पावर पे डालता हूं. x की पावर कितनी है?
10 माइनस आर तो है यहां से, और ये 2r जुड़ेगी प्लस 2r इज इक्वल टू 15। तो यहां से r की वैल्यू कितनी आ गई? 5। इसको यहां रख देंगे, ठीक है। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि tan C5 नहीं है कॉफिशिएंट, माइनस tan C5 है, क्योंकि माइनस भी देगा, उसको माइनस को भी कॉफिशिएंट में लेना पड़ता है भाई। ये तो हुआ आम आदमी अप्रोच। आम आदमी तो इसे ऐसे ही करने वाला है। स्मार्ट पीपल, हाउ स्मार्ट पीपल डू दिस क्वेश्चन। थोड़ी सी देखने वाली बात है, इसमें से कुछ कॉमन आता हुआ नजर आ रहा होगा, देख लो एक बार ध्यान से। नहीं आ रहा? एक्स आ रहा है पक्का? एक्स जब मैंने कॉमन लिया तो बाहर 10 आ गया। अब आज नहीं तो कल नहीं तो परसों तो आपको चीज सीखनी पड़ेगी कि जब आप इसको बाइनोमियली एक्सपेंड करके 11 टर्म लिखोगे तो उसकी हर टर्म में एक्स की पावर 10 जाके चिपक जाएगा, तो एक्स की पावर 10 से बढ़ जाएगी सारी पावरें। नहीं समझ में आ रहा? इस पूरे में यदि मुझे एक्स की पावर 15 का कॉफिशिएंट चाहिए तो इतू से में मेरे को एक्स की पावर 5 का कॉफिशिएंट चाहिए। 1 प्लस एक्स रेस टू दी पावर n में एक्स रेस टू दी पावर r का कॉफिशिएंट एनसीआर होता है। आपको जौन सी पावर का कॉफिशिएंट चाहिए वही n के नीचे लिख दो। मुझे किसका चाहिए? 5 का, तो NC5 आंसर। n की जगह कौन है? 10C5। बस इसमें सिर्फ गलती सिर्फ एक ही चीज की होगी, जो ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश करता है वो एक ही जगह हकता है, वो यही आंसर लिखे आता है। बेटा माइनस भी है देख, तो -1 की पावर 5 भी आएगी। 1 प्लस एक्स थोड़ी है यार, 1 माइनस एक्स है, तो उसमें वो जो -1 रेस टू पावर 5 आएगी उसकी वजह से आंसर आएगा -10C5। बस अगर माइनस लगा दिया तब तो ठीक है। ये थोड़ा सा स्मार्ट है, इसमें वो आर ऊर के झंझट में पड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। ये तो हुआ 14th, ठीक है। 15th का जिक्र हम लोगों ने, ये एनसीईआरटी के जमाने से चला आ रहा है। 15th का जिक्र है, क्या है 15th क्वेश्चन? द कोफिशिएंट ऑफ 4r प्लस 5th टर्म, the coefficient of 4r plus 5th term is equal to, नहीं, in 1 plus x raised to power 10। तो 1 plus x raised to power 10 के 4r plus 5th term, तो 4r plus 5th term का मतलब हुआ 10c 4r plus 4। यहां एक कम आता है भाई, हैं? अच्छा एक चीज और, 1 plus x raised to power n में कोफिशिएंट लिखो चाहे बाइनोमियल कोफिशिएंट लिखो एक ही बात है, क्योंकि इनके खुद के तो कोई कॉफिशिएंट है नहीं। कॉफिशिएंट और बाइनोमियल कॉफिशिएंट में डिफरेंस सिर्फ तब आता है जब इनके खुद के भी कॉफिशिएंट होते हैं। जैसे यहाँ 2 प्लस एक्स रेस टू पावर अगर 10 लिखा होता तो बाइनोमियल कॉफिशिएंट और कॉफिशिएंट में डिफरेंस आता, थोड़ी सी मेहनत थोड़ी ज्यादा हो जाती। सही है? 4r प्लस 5th टर्म का कॉफिशिएंट लिख लिया, एक कम करके, इज इक्वल्स टू 2r प्लस 1th टर्म का कॉफिशिएंट। तो 2r प्लस 1th टर्म का कॉफिशिएंट कितना हुआ? 10c 2r। अरे उससे एक कम यार हैं? अच्छा देखो भाई, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर आपको परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से याद है तो बहुत अच्छी बात है, वरना यहां पे लिख लीजिए। इफ NCX is equals to NCY, अगर दो C's बराबर हैं तो या तो उनके जो सबस्क्रिप्ट लिखे हैं X और Y बराबर होंगे, या फिर इनका सम n के बराबर होगा। ऐसा कैसे मास्टर? अरे 10C4 10C6 के बराबर है, 10C5 तो 10C5 के बराबर है ही। अगर ये दोनों सेम हो गए तब तो बराबर होने ही है, लेकिन अगर इनका सम भी n हो गया, जैसे 10C4 10C6 के बराबर, 10C3 10C7 के बराबर, इनका सम अगर n हो गया तब भी ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। क्लियर है क्या? तो इस हिसाब से यहां पे मेरे को कितने रिश्ते मिलेंगे? या तो 4r प्लस 4 2r के बराबर हो जाए, यहां से r की वैल्यू आई -2। मैंने बड़ा बड़ा लिखा, नॉनसेंस, ये तो सेंस ही नहीं है भाई। हैं? समझ में आया नहीं आया? दूसरी बात बोलो,
4r प्लस 4 प्लस 2r बराबर कितना 10। यहां से r की वैल्यू 1। हाँ, ये फिर भी सेंस है भाई। अगर r की वैल्यू 1 होगी तो ये दोनों कोफिशिएंट जो हैं इस एक्सपेंशन के बराबर होंगे। क्लियर है क्या? ठीक है भाई साहब। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको मिडिल टर्म बताना है भाई, है मिडिल टर्म बताना है किसका? इस एक्सपेंशन का। अब पहले तो इस एक्सपेंशन में इंडेक्स कितनी हो गई 2n विच इज इवन। तो इंडेक्स कैसी है? तो नंबर ऑफ टर्म्स ऑड। अगर नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है तो मिडिल टर्म कितनी होगी 1। तो फिर एक ही है, मतलब एक ही होता तो ये क्वेश्चन वैसे भी मीनिंगफुल होता। तो मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ, इसकी एक टर्म मिडिल, और मिडिल टर्म हमने लिखी 2n/2 + 1 यानी कि n + 1th टर्म। तो n + 1th टर्म में यहां एक कम आएगा, n + 1th टर्म में 2nc n, x के ऊपर तो इनका डिफरेंस चढ़ा दो विच इज n, और 1/x पे नीचे वाला चढ़ा दो। उई उई, तो ये तो टर्म ही इंडिपेंडेंट ऑफ x आ गई। वैसे भी यहाँ x दिख नहीं रहा किसी आंसर में, तो इंडिपेंडेंट ऑफ x तो आनी ही थी। चलो बहुत अच्छी बात है। तो ये 2n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल फॉर्मूला NCR का सीधा सीधा। नहीं समझ में आ रहा? एक परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन में 2n फैक्टोरियल को हमने लिखना सीखा था 2n n फैक्टोरियल इंटू 1 इंटू 3 एंड सो ऑन अप टू 2n - 1 अपॉन। अच्छा ये तो 2n फैक्टोरियल है भाई, नीचे वाले n फैक्टोरियल तो लिखूंगा, डरा क्यों रहे हो भाई? वाओ जी, ये तो आगरा मैच कर गया। 2n फैक्टोरियल को खोल दिया, n फैक्टोरियल कट गया, 2n अपॉन n फैक्टोरियल 1 3 5 2n - 1, यानी दिल्ली भी आ गया। आगरा और दिल्ली तो आ गए, ये भी आ गया। ये कितने टूज लिखे हैं? n। एक इसको दिया 2, एक इसको दिया 6, एक इसे दिया 10, एक लास्ट वाले को 4n - 2, बीच वालों को भी दिया भाई। अब बीच वाले यहाँ भी डैश डैश है तो फिर डैश डैश डबल डैश कर दिए होंगे। नहीं डबल नहीं है तो डैश डबल क्या होता है यार? ये आंसर है, सही है। अब जब इतनी मेहनत करी गई तो फिर सी भी हो गई आंसर। ऐसा थोड़ी होता है, फिर जब ABD आ गए, अब आज जब आंसर आ चुका है तो फिर हो सकता है सी भी हो। तो हो सकता है तो फिर एक काम करते हैं, याद है क्या आपको कि अपन ने सी की चर्चा कर चुके हैं? आपने पूछा था इसलिए तो आपसे पूछ रहा हूँ मैं दोबारा, मेरी मेमोरी बहुत शार्प है। विधि जी कह रही है कि 2n फैक्टोरियल खोल लो पूरी जी जान से। 2n - 1 2n - 2 n + 1 n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल। तो n + 1 से लेके 2n तक का प्रोडक्ट तो ऊपर लिखा हुआ है, और नीचे जो n फैक्टोरियल है उसे फैक्टराइज क्या, उसे एक्सपेंडेड फॉर्म में 1 × 2 × 3 एंड सो ऑन अप टू n। तो n + 1 के नीचे तो लिखा 1, इससे पिछली टर्म n + 2 के नीचे लिखा 2, उल्टा चलते गए 2n के नीचे लिखा n। ये रहा 2n ही तो है, ये दिख नहीं रहा, थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है लेकिन ये 2n है, 2n अपॉन n। ये भी आंसर है भाई, कमाल हो गया यार। तो ABCD चारों आंसर है, सही है। चलिए नेक्स्ट लिखिए। सिक्सटीन्थ के बाद 17th।
आई होप कि राइटिंग समझने में आपको ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी। करते जाओ साथ में। हो गया? अब देखो साहब, मान लो ये 2 क्वेश्चन दे दिए किसी ने आपको। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इफ द सम ऑफ ऑल द कोफिशिएंट, मतलब इसके सारे कोफिशिएंट्स जो हैं उसका सम बताया जा रहा है 4096 हैं। तो इसके सारे टर्म्स, मतलब सारे जो कोफिशिएंट होंगे, इसका सम कैसे निकालेंगे हम? 2 के बार n। कितने बीजन हो तुम लोग यार। x को 1 रख दो यार, वैसे आएगा 2n ही। बात आपकी सही है, वो नहीं है दिक्कत मेरे को, बट मेहनत क्यों कर रहे हो? वो x के 1 ठोक दो उसमें। कोफिशिएंट का सम निकालना तो सबसे आसान काम है भाई। उसमें जो भी वेरिएबल हो उस सबकी जगह x रख दो, और सॉरी 1 रख दो। तो यहाँ तो x और 1/x ही है, तो x की जगह 1 रखने पे तो अंदर की तो सारी टर्म तो 1 हो जाएंगी। 1 + 1 2 रेज़ टू पावर, तो 2 रेज़ टू पावर n की वैल्यू वो कह रहा है 4096 होती है। तो n = यहाँ से आ गया 12। तो 1 सेकंड 2 सेकंड में तुम्हारी n की वैल्यू आ गई भैया। n की वैल्यू कितनी है? 12।
अब देखो कितनी सिंपल चीज पूछ रहा है, देन फाइंड द ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट। एनसीआर कब मैक्सिमम होता है? जब आर मिडिल में हो। अब वो मिडिल डिपेंड करता है एन के इवन और ऑड पे, तो यहाँ तो इवन है 12, तो एक ही होगा। 12C6 वुड बी द मैक्सिमम ग्रेटेस्ट, मतलब ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट। सिंपल। मुश्किल था? सॉरी यार, मतलब ट्राइनोमियल कहाँ से आ गया भाई? ट्राइनोमियल कोएफिशिएंट तो पढ़ाया ही नहीं है यार, ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट लिखा गया, सॉरी। इन द एक्सपेंशन ऑफ, ये एक तो दे रखा है 4⁻⁴ प्लस 1/6⁴ है कि होल की पावर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड गुड। नीचे कुछ कुछ तो ऑप्शन दिए हुए अजीब गरीब से। नंबर ऑफ इरेशनल टर्म, एक्चुअली क्या ये सूगले है ना, तो इसलिए इरेशनल टर्म पूछे, किस में तो सड़ापा बच जाएगा, किस में सड़ापा खत्म हो जाएगा। जिनमें बच जाएगा वो इरेशनल टर्म्स हैं, जिनमें खत्म हो जाएगा वो रैशनल टर्म्स हैं। यही तो मतलब हुआ है। अच्छा, और मिडिल टर्म इज इरेशनल, तो मिडिल टर्म तो निकाल ही लूंगा, पहले मिडिल ही निकाल लेते हैं। एक काम करते, 20 है, 20 इंडेक्स है, तो नंबर ऑफ टर्म्स हुई 21। नंबर ऑफ टर्म्स क्या हुई? 21। तो 21 का मतलब हुआ मिडिल टर्म 1 होगी। मिडिल टर्म कितनी होगी? और वो भी अगर मेरे से कोई निकालने को बोलेगा तो मैं बोलूंगा T20/2 + 1, यानी कि T 11th टर्म है। 11 टर्म बोलो भाई जरा। 20C10, 4⁻⁴ होल रेज़ टू पावर इनका डिफरेंस, और 6⁻⁻⁴ होल रेज़ टू द पावर 10। इसका सड़ापा ही बहुत है भाई, 10/3। सॉरी, देर इज नो ब्यूटिफिकेशन, अफसोस है। सॉरी हो गया, तो मिडिल टर्म इज इरेशनल, यानी कि सड़ापा बरकरार है। 2 आंसर का पता पड़ गया हमारे। तू का है मास्टर, एक ही था। गुलाबचंद जी भी तो पता पड़ गया, डी नहीं है। 2 आंसर को पता, तो एक चीज मिडिल टर्म निकालने से 2 चीजों को पता पड़ चुका है मेरे को, है। अब एक काम और करेंगे, इरेशनल टर्म गिन लेंगे, उससे भी 2 चीजों का पता पड़ जाएगा। इरेशनल अगर 19 है तो रैशनल 2 होगी। अरे अब टोटल 21 है भाई, तो अगर इरेशनल 19 हुई तो रैशनल बाय डिफॉल्ट 2 हो जाएगी। जो भी आसान होगा वो गिन लेंगे, है ना। वैसे तो रैशनल ही आसान है, कोई कम है। तो ये गिनना आसान है तो यही गिनते हैं फिर। अब गिने कैसे? तो हमने बोला कि देखो, आपको जनरल टर्म लिखनी आती है, आप तो जनरल लिखो और उसके हिसाब से सोचो। देखो TR+1 है, जनरल टर्म लिख रहा हूं। वैसे ये करने का भी जरूरत नहीं थी, ये सर जनरल से हो जाता काम, कोई बात नहीं। चलो, अब ओखली में सर दे दिया, अब क्या मतलब। TR+1 टर्म बोलना भाई, एन 20CR 4⁻⁴ 20 - R ना, बटा 3 लिख दूं, ऐसे लिख सकता हूं, हैं। और 6⁻⁻⁴ कोई समस्या तो नहीं है? आर की वैल्यू कहां से कहां तक हो सकती है? 0 से 20 तक। 2 बातें चाहिए मेरे को, एक तो 20 - R 3 का मल्टीपल हो, और साथ ही साथ R 4 का मल्टीपल हो, तो ये पावर अच्छी हो जाएगी। नहीं समझ में आ रहा आपको? ये पावर अच्छी आ गई तो सड़ापा मत गया ना, सड़ापा गायब हो गया, सॉरी। तो R 4 के मल्टीपल 0 से लेके 20 तक में, 0 भी होता है गुलाबचंद, 0, 4, 8, 12, 16, 20 हैं, काफी आ गई। तो 0, 4, 8 हैं, लेकिन 0 यहां रखो, अफसोस। 4 रखो, 8 रखो, 8 से यू आर सम काइंड ऑफ हैप्पी इन 8 हैं। 12 दुखी, 16 दुखी, 20 भी सही। कितने मिले? 2।
आर की दो वैल्यूज 8 और 20 ने मेरे को खुश किया, क्योंकि ये भी अच्छा और ये भी अच्छा नहीं। क्योंकि रैशनल 2 हैं तो इरेशनल तो 19 होगी, क्योंकि टोटल 21 है। सही है। बता दो कैसे। तू उसको बोल रहा था, वो तेरे को बोल रहा था?